बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 21 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। अगर हम पीएचपी की बात करें तो जिस तरह हम जानते हैं कि पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर हम डेप्थ में बात करें तो बेसिकली इट इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और पीएचपी के वर्जन 4 के अंदर कुछ फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के डाले गए थे, लेकिन पीएचपी के 5 वर्जन के अंदर फुल सपोर्ट दी गई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है? तो उसका आंसर है यस, कि जब हमने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है तो उस केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखना या उसकी टेक्निक्स को सीखना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब भी हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाएं तो प्रेफर किया जाए कि हम उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक को यूज़ करें। अब सबसे पहले हमने ये देखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिकली कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है क्लास। अब क्लास क्या है? बेसिकली क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रोग्रामर डिफाइंड डाटा टाइप इज कॉल्ड क्लास। और उस क्लास के अंदर हम फंक्शंस बनाते हैं, लोकल फंक्शंस, और वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट ज़रूर आपको मैं बताता चलूँ कि फंक्शन जो क्लास के अंदर बनाए जाते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर मेथड्स कहते हैं, कि ऐसा फंक्शन जो क्लास के अंदर बनाया जाएगा उसको हम मेथड बोलेंगे। क्लास के कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है कि व्हेन वी डिफाइन अ क्लास देन वी कैन मेक मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग टू इट। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो उस क्लास को बिलोंग करते होंगे, और ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज इंस्टेंस, और ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास मेंबर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है कि ऐसे वेरिएबल्स जो हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम मेंबर वेरिएबल्स कहते हैं, और वो जो मेंबर वेरिएबल हैं वो आउटसाइड द क्लास विजिबल नहीं होते। अब इनकी डेफिनेशन क्या है कि दीज आर द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ क्लास, दिस डाटा विल बी इनविजिबल टू द आउटसाइड ऑफ अ क्लास एंड कैन बी एक्सेस्ड वाया मेंबर फंक्शन, और उन्हें हम मेंबर फंक्शन के जरिए एक्सेस करते हैं। These variables are also called attributes of objects once an object is created, क्या हम इन्हें एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। मेंबर फंक्शन अब क्या है? मेंबर फंक्शंस भी वो फंक्शंस हैं विच आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम जो क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको हम मेथड बोलते हैं। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि हाउ टू डिफाइन अ क्लास, क्या हम एक क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। वेरी सिंपल, कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि हमने पीएचपी के स्टैंडर्ड टैग्स दिए, उसके बाद मैंने कीवर्ड यूज़ किया क्लास, और आगे क्लास का नेम वो रख दिया स्टूडेंट। क्लास स्टूडेंट पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस क्लोज, ये सबसे सिंपलेस्ट वे है टू डिफाइन अ क्लास। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल रखूँ आपके लिए, ताकि आपको उसको समझने में आसानी रहे। तो आपने एक क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से, पैरेंथेसिस, और उसको क्लोज कर दिया। अब ये तरीका है बेसिकली क्लास को बनाने का। अब इसको हम बनाते भी हैं और आपको मैं परफॉर्म करके भी दिखाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ मैंने लिखा क्लास और स्टूडेंट, और यहाँ मैंने पैरेंथेसिस बात। अब ये मैंने क्या किया? मैंने एक सिंपल क्लास बना ली और इसको मैंने सेव किया। ओके, अब ये तरीका है हमारा क्लास बनाने का पीएचपी के अंदर। अब अगर हमने ये चेक करना है कि हमारे पीएचपी के अंदर कितनी क्लासेस डिक्लेयर्ड हैं या कितनी क्लासेस पीएचपी ने हमें दी हुई हैं, तो वेरी सिंपल, वो भी हम चेक कर सकते हैं। और वो हम किस तरह चेक कर सकते हैं? अब देखिएगा कि हमारे पास एक
वे है इसको चेक करने का। लेट्स सपोज कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ऑल क्लासेस इज इक्वल टू गेट अंडरस्कोर declare अंडरस्कोर क्लासेस, कि ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑल क्लासेस का, और इसके अंदर अब मैंने तमाम क्लासेस को देखना है कि जो PHP ने डिक्लेयर की हुई हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच का लूप लगा लेता हूँ, फॉर ईच, और मैंने यहाँ लिखा डॉलर ऑल क्लासेस एस $C कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया उसका, और मैंने यहाँ इसको इको $C डॉट और साथ मैंने BR दे दिया ताकि ब्रेक लाइन। ओके जी, अब ये मैंने क्या किया है, मैंने ये चेक किया है कि PHP ने हमें कितनी क्लासेस दी हुई हैं। तो उसके लिए मैंने ये कोड लिखा है, इसको मैंने सेव किया, ब्राउज़र को ओपन किया और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्लासेस। ओके जी, डिक्लेयर्ड के स्पेलिंग मिस्टेक्स, इसको हम चेक कर लेते हैं। एक ऐसा आना था, ये सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर PHP के अंदर हमारे पास जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्या हैं, हमें डिफाइन की गई। जो डिफाइन है वो आपको नज़र आए। और सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम इसको एंड पे देखेंगे तो हमने जो क्लास डिफाइन की है वो भी हमें विजिबल होगी। ये देखें, ये जो स्टूडेंट की क्लास है ये बेसिकली हमने बनाई। तो जितनी भी क्लासेस डिफाइन हैं PHP के अंदर उस सारे की लिस्ट हमारे पास इस वक्त अवेलेबल होगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि कोई क्लास एग्जिस्ट करती है या नहीं, कि हाउ टू चेक अ क्लास एग्जिस्टेंस, कि क्लास एग्जिस्ट कर रही है या क्लास डिफाइन है कि नहीं डिफाइन। उसको चेक करने का क्या तरीका है वो भी आप देख लें। कि फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ मैंने लगाया इफ क्लास अंडरस्कोर एग्जिस्ट, कि अगर क्लास एग्जिस्ट करती है कौन सी, स्टूडेंट, ये मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो क्या करें, यहाँ मैंने लिखा इको क्लास डिफाइंड, कि क्लास डिफाइन है, और क्लोज किया। और इसी तरह मैंने यहाँ लिखा एल्स, और यहाँ मैंने लिख दिया इको क्लास नॉट डिफाइंड, ये क्लास नहीं डिफाइन। ओके, अब मैंने इसको सेव किया और मैं इसको ब्राउज़र में अब रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। तो आप देखें कि क्या है कि क्लास डिफाइन, ऑब्वियसली स्टूडेंट नाम की क्लास मैंने क्या की हुई है, मैंने डिफाइन की हुई है। इस वजह से आपको वो उसने क्लास डिफाइन का मैसेज दे दिया। ओके, लेट्स सपोज कि मैं इसको कोई चेंज करके, लेट्स सपोज मैं कोई क्लास ABC कर देता हूँ। तो अब आप ये देखिएगा कि ये मुझे क्या रिजल्ट देता है। सेव किया और मैंने इसको रिफ्रेश किया। ओके जी, अब ये मुझे क्या दे रहा है, क्लास नॉट डिफाइंड, कि ऑब्वियसली कि क्लास इस नाम की कोई डिफाइंड नहीं है। तो इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि वेदर के जो हमारी क्लास है वो डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड। अगर मैं दोबारा इसको स्टूडेंट करूँगा तो आप देखोगे कि मुझे ये रिटर्न कर देगा कि क्लास इज डिफाइंड। देखिएगा, ओके, क्लास डिफाइंड। तो ये हमारे पास वे है टू डिफाइन अ क्लास। ओके जी, कि वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। इसके बाद क्या है कि हाउ टू मेक फंक्शन स्लैश मेथड, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि हम जब क्लास के अंदर कोई फंक्शन बना रहे होते हैं तो उसको हम मेथड बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ज़ुबान में। अब हम उसको देखते हैं कि हमने किस तरह हम कोई भी मेथड बनाते हैं और उसको किस तरह एक्सेस करते हैं।
ओके जी, अब इसके लिए क्या किया कि यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, और लेट्स सपोज मैंने उसका नाम टेस्ट रख लिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया इको वेलकम टू ऊप्स। क्लियर? अब जिस तरह मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसा फंक्शन जो क्लास के अंदर डिफाइन हो रहा है दैट इज कॉल्ड मेथड। ठीक है, तो हमने क्या किया कि आप ये कह सकते हो कि एक मेथड डिफाइन किया फंक्शन टेस्ट के नाम से, और उसके अंदर मैंने दे दिया वेलकम टू ऊप्स के एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि वेलकम टू ऊप्स। अब मैं इसको भी चेक कर सकता हूं कि मेरी क्लास के अंदर कितने फंक्शंस हैं, आया उस नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसी तरह इफ मेथड अंडरस्कोर एग्जिस्ट, सबसे पहले हम क्या देंगे, क्लास का नाम, वो क्या है स्टूडेंट, और उसके बाद हम देंगे फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा है, टेस्ट, और चेक करूंगा कि आया एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और यहाँ अगर ये ऐसा हो जाए तो इको मैं लिख देता हूँ कि फंक्शन इज डिफाइन, कि फंक्शन डिफाइन है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर इस नाम का फंक्शन नहीं होगा तो क्या आ जाए, इको फंक्शन नॉट डिफाइन, कि फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब मैंने इसको सेव किया और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। लेंगे फंक्शन इज डिफाइन, कि ऑब्वियसली कि फंक्शन डिफाइन है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ कोई और साथ ABC टेस्ट लिख देता हूँ तो इस किस्म का कोई फंक्शन मेरी क्लास स्टूडेंट के अंदर डिफाइन ही नहीं है, तो अब आप देखिएगा कि क्या होगा कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो क्या है, फंक्शन नॉट डिफाइन, कि इस किस्म का फंक्शन क्लास स्टूडेंट के अंदर डिफाइन नहीं है। तो इस तरह हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन डिफाइंड है और कौन सा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ओके जी, अब हमने ये जो फंक्शन बनाया है इसको एक्सेस करना है, कि किस तरह हम इसको एक्सेस करेंगे, अब उसको हमने देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा जिसको हमने ऑब्जेक्ट कहा था। और हमने डिटेल में पहले देखा है कि जब क्लास बन जाती है तो उसके मैं कई ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूं, और वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, इंस्टेंस कहलाते हैं। अब वो किस तरह हम बना सकते हैं, देखिएगा अब उसको बड़े गौर से, कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ मैं लिखूंगा न्यू और क्लास का नाम स्टूडेंट। ये मैंने क्या किया कि एक मैंने इंस्टेंस बनाने के लिए या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया कि न्यू स्टूडेंट, और इसको किसी वेरिएबल लेट्स सपोज एसटीडी में मैंने स्टोर करवा दिया, यानी कि एसटीडी वो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, और न्यू और स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, क्लास का नाम है, और पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये एसटीडी एक क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया या इंस्टेंस बना दिया। अब इस इंस्टेंस का फ़ायदा ये होगा कि आप ये कह सकते हो कि इस इंस्टेंस के पास क्लास के किसी भी फंक्शन को एक्सेस करने की अहलियत आ चुकी है, यानी कि $STD इज इक्वल टू न्यू, न्यू इज अ रिजर्व वर्ड, की वर्ड, और स्टूडेंट जो क्लास का नाम था। अब $STD के ज़रिए हम क्लास के किसी भी फंक्शन को, किसी भी वेरिएबल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब आप देखिएगा इसको कि यहाँ मैं लिखूँगा $STD माइनस ग्रेटर देन साइन, एरो हम कह सकते हैं, लेकिन ये माइनस और ग्रेटर देन साइन करना है टू एक्सेस एनी फंक्शन और वेरिएबल, उसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ मैंने लिखा टेस्ट फंक्शन का नाम एंड सेमीकोलन। अब क्या होगा कि ये जो क्लास का इंस्टेंस है इसने इस फंक्शन को क्या किया, एक्सेस किया। तो अब आपके पास स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा, वेलकम टू ऊप्स लिखा हुआ आएगा। अब आप देखिए, इसको मैंने सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लें जी क्या है, वेलकम टू ऊप। अब ये वो स्टेटमेंट थी जो मैंने फंक्शन टेस्ट के अंदर लिखी हुई थी। ओके, अब मैं लेट्स से कि एक और यू कैन से कि मैं बनाता हूँ मेथड, मैं test1 के या शो लिख देता हूँ, शो, और क्योंकि क्लास के अंदर बन रहा है तो इसको मैं मेथड बोलूँगा। तो और यहाँ मैंने लिखा इको और मैंने लिख दिया आई एम इन शो फंक्शन। ओके जी,
ये मैंने किया। अब मैंने इसको भी एक्सेस करना है तो सेम वही इंस्टेंस $std और यहाँ मैंने लिख दिया शो और पैरेंथेसिस। अब क्या होगा, ये std जो मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, ये इस फंक्शन को भी बिल्कुल वैसे ही एक्सेस करेगा जिसने इसने पहले टेस्ट को किया। देखिएगा आप, ये वेलकम टू ऊप और आई एम इन शो फंक्शन। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि इंस्टेंस बना के, क्लास का एक इंस्टेंस बना के उसके फंक्शंस और उसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही इंस्टेंस बनाएं, आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। कि लेट्स सपोज मैंने लिख दिया $std1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, और अब क्या है कि यहाँ मैं लिख देता हूँ std1/show, तो तब भी ये वही काम करेगा जो $std कर रहा था। अब मेरे इस प्रोग्राम के अंदर क्लास स्टूडेंट के दो इंस्टेंस बने हुए हैं, $std और $std1। अब ये दोनों सेम काम कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह हमने स्टार्ट में डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम एक क्लास के कई ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, कई इंस्टेंस बना सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया कि दो इंस्टेंस बनाया है और उन दोनों के ज़रिए मैंने क्या किया है कि मैंने उसको, उसके अंदर जो फंक्शन बना हुआ है क्लास के अंदर, एक मेथड जो बना हुआ है उसको एक्सेस किया। अब आप देखिए, सेव किया मैंने इसको और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें सेम रिजल्ट, वेलकम टू ऊप और आई एम इन शो फंक्शन। लेकिन ये दो डिफरेंट इंस्टेंस ने इन्हें एक्सेस किए, वेलकम टू ऊप को $std ने और आई एम इन शो फंक्शन को $std1 ने। ओके जी, अब ये हमने देख लिया कि क्लास इंस्टेंस किस तरह बनाते हैं और किस तरह इसको एक्सेस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि हम क्लास के अंदर वेरिएबल्स को किस तरह डिफाइन करते हैं। वेरी सिंपल, कि उसको हमने किस तरह डिफाइन करना है, इसको अब आप बड़े गौर से देखिएगा कि फॉर एग्जांपल कि ये मैंने क्लास बनाई और अब मैंने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है क्लास के अंदर। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ रिजर्व वर्ड वार। वार क्या है कि ये डिफाइन करता है कि जब हमने क्लास के अंदर वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम उसके लिए कीवर्ड यूज़ करेंगे var का, वार। और लेट्स सपोज कि मैंने एक वेरिएबल $student std नेम एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ $std एड्रेस, के स्टूडेंट का एड्रेस लें जी। अब ये मैंने क्या किया कि ये मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए क्लास के अंदर और उसके साथ मैंने जो कीवर्ड यूज़ किया वो var का किया। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी क्लास के अंदर हमने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है तो var के ज़रिए हम उसको डिफाइन करेंगे। ओके, अब इसको मैंने इन वेरिएबल्स को, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मैं इन्हें डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकता हूं और जब मैं इंस्टेंस के ज़रिए इन्हें एक्सेस करूंगा तो मैं उस वक्त भी मैं वैल्यू इसको दे सकता हूं। लेट्स सपोज कि मैं नीचे आता हूं और इसी तरह मैं इधर एक काम करता हूं कि यहाँ मैंने इसको डिलीट किया और अब मैंने वेरिएबल को एक्सेस करना। तो यहाँ मैं लिखूँगा $std और एक्सेस किया std नेम इज इक्वल टू, लेट्स सपोज यहाँ मैंने लिख दिया काशिफ। ओके, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब मैं वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ यानी कि थ्रू इंस्टेंस के, तो मैंने $साइन नहीं दिया। बेसिकली ये एक डायनामिक वेरिएबल बन चुका है। तो अब आप ये देखें कि जो इंस्टेंस है उसने std जो मैंने वेरिएबल क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है उसको एक्सेस किया और साथ मैंने क्या दे दी, उसकी वैल्यू दे दी। अब मैं अगर इसको इको करवाऊंगा तो अब आप ये देखोगे कि ये आपको स्क्रीन पे प्रिंट हुआ भी आएगा। इसको मैंने किया सेव और एग्जीक्यूट किया, देखें नाम क्या आ गया, काशिफ। अब आप ये ज़रा कॉन्सेप्ट देखो कि किस तरह मैंने वेरिएबल डिफाइन किया क्लास के अंदर और फिर मैंने उस क्लास के इंस्टेंस के ज़रिए उस वेरिएबल को एक्सेस किया। एक तरीका तो ये है कि मैंने क्या किया कि std नेम और उसको
जिस वक्त मैंने एक्सेस किया तो उसी वक्त वैल्यू असाइन कर दी। दूसरा तरीका ये है कि लेट्स सपोज कि मैं अगर ये वैल्यू ऊपर डिफाइन कर दूं, यानी कि यहाँ, तो तब भी सेम रिजल्ट आएगा। ये देखिए, इसको मैंने किया, सेव किया, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सेम रिजल्ट मेरे पास आए। क्लियर? तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि क्लास के वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तरीका है बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, और फिर उसके बाद उसको हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, ये अब आपने देखा। ओके, अब इस लेक्चर नंबर 21 के अंदर हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने ये सीखा है कि व्हाट इज क्लास, कि क्लास क्या है। क्लास इज बेसिकली अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और प्रोग्रामर डाटा टाइप। क्लास किस तरह डिफाइन करते हैं, हमने ये भी देखा है कि क्लास को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। उसके बाद व्हाट आर फंक्शंस एंड मेथड, कि जब किसी भी क्लास के अंदर जब हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मेथड्स कहलाते हैं विद इन दैट पर्टिकुलर क्लास। और फिर हमने ये देखा है कि उन फंक्शन को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। हम वो एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इंस्टेंस। हम क्लास का क्या बनाते हैं, एक इंस्टेंस बनाते हैं, उसको हमने ये देखा है कि किस तरह हम इंस्टेंस बनाते हैं, और फिर हमने उसको एक्सेस किया उस फंक्शन को। उसके बाद हमने ये देखा है कि क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स किस तरह डिफाइन करते हैं, और फिर उन वेरिएबल्स को किस तरह हम एक्सेस करते हैं। याद रखिएगा कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपकी टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो ये टेक्निक्स आपको बहुत हेल्पफुल करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक, कि आप प्रोग्राम को, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सिंपल तरीके से बना सकते हो। सिंप्लिसिटी आपके प्रोग्राम में ले आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि हर एक चीज़ बिल्कुल अलग-अलग डिफाइन होती है। और ये आप PHP 5 के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फुल सपोर्ट अवेलेबल है। PHP के 4 वर्जन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अप्रोच लिमिटेड थी, फीचर्स कम थे, लेकिन PHP 5 के अंदर पूरी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स अवेलेबल हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने प्रोग्राम्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप जितने इसको प्रैक्टिस करोगे यू विल फील वेरी कंफर्टेबल विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स। और अब आप ये देख लो कि जितनी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को ही फॉलो करती हैं। आप हमारा उर्दू IT अकेडमी का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो। आप उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाके, डिस्कशन बोर्ड पे जाके, अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आप उसको ज़रूर प्रेस करो, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अब आपने इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो टेक्निक हमने आज सीखी है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। बहुत शुक्रिया।